नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बहू ने रोटी मांगने पर बीमार ससुर को मारा चाकू। ससुर की आंखों की रोशनी जाने के बाद सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी में। सुबह 5 बजे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से बज रहा था, लेकिन सुरभि की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिस्तर छोड़ने की। ठिठुरन भरी ठंड इतनी कि रज़ाई से बाहर निकालते ही हाथ की उंगलियां भी मानो बाहर की अनदेखी हवा से मिलने की हिम्मत नहीं बटोर पाती थीं, और हवा भी मानो पूरी ताकत लगा देती थी हाथों को बाहर आने से रोकने की। दिसंबर का सरद महीना और सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही थी कि इतनी सर्दी में जैसे ऑफिस जाना मानो किसी से युद्ध लड़ने के बराबर हो। आज ऑफिस में बड़े बड़े ऑडिटर की मीटिंग थी और कल सुरभि ने बहुत जोश के साथ अपनी टीम की लीडरशिप करने की बहुत लंबी चौड़ी बातें अपने बॉस से की थीं, जिससे सुरभि का बॉस बहुत खुश हुआ था। लेकिन आज सुबह जब अलार्म बजा तो सुरभि से मानो उठा ही ना गया। उधर से विक्रम ने सुरभि को आवाज़ देते हुए फिर 1 घंटे बाद से उठाना शुरू किया। सुरभि उठ जाओ, कल तो तुम इतनी जोश से कह रही थी कि सुबह तुम्हें अपनी टीम की लीडरशिप करनी है। बाहर से तुम्हारे बहुत सारे ऑडिटर आ रहे हैं। अगर तुम इस टीम की लीडरशिप करोगी तो तुम्हारी कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो फिर कहाँ गया वह जोश? जितनी गर्मजोशी तुम कल दिखा रही थी, अब उसको अंजाम देने का समय तो आज ही आया है। ओहो विक्रम, देखो ना कितनी सर्दी पड़ रही है, और इतनी सर्दी में आज मेरा ऑफिस जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और तुम एक काम कर दो ना, मेरे बॉस को ऑफिस फ़ोन करके कह दो कि मुझे बहुत ज़ोर से बुखार आया हुआ है और आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती। सुरभि ने आधे सोते हुए अंदाज में अपने पति विक्रम से कहा। तब विक्रम ने उससे कहा, लेकिन सुरभि, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बुलवा रही हो? अरे भाई उठ जाओ, यह तो गलत बात है ना। अगर आज तुम नहीं गई तो तुम्हारे बॉस को तुम्हारी वजह से कितने सारे लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होगी ना। विक्रम ने सुरभि को ज़बरदस्ती उठाया और समझाया कि सुरभि का आज ऑफिस जाना कितना ज़रूरी है। अगर वह ऑफिस नहीं गई तो उसके बॉस को कितना सारा नुकसान हो जाएगा। जैसे तैसे सुरभि उठी और ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस जाने को निकल पड़ी। अब सुरभि अपने ऑफिस पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी मीटिंग शुरू की। जिस उत्साह के साथ सुरभि ने अपने ऑडिटर को अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की थी, ऑडिटर सुरभि से बहुत खुश हो गए और उन्होंने डील पक्की कर दी, जिससे सुरभि का बॉस सुरभि से बहुत खुश हो गया। आज तो सुरभि के ऑफिस में पार्टी हो गई। खुशी की बात तो थी भी कि आज सुरभि की वजह से उसके बॉस को इतना बड़ा असाइनमेंट जो मिला था, आज उसकी कंपनी को और उसके बॉस को सुरभि की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ था। खैर, सब कुछ खत्म होने के बाद आज सुरभि दोपहर की छुट्टी से ही अपने घर के लिए निकल पड़ी, क्योंकि सर्दी बहुत थी और सड़कों पर कोहरा घना हो रहा था। धूप का तो जैसे दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। सुरभि धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। जैसे तैसे सुरभि गाड़ी ड्राइव करके अपने घर तक पहुंची। घर पहुंचने से लगभग 200 मीटर पहले एक मोड़ पर
सुरभि की नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी जो ठंड के मारे सिकुड़ा जा रहा था। बेचारे के पास ना तो सही तरीके से ओढ़ने के लिए कपड़े थे, न पहनने के लिए ही कुछ खास कपड़े थे। बस जैसे तैसे अपने एक जोड़ी पहने हुए कपड़ों में एक छोटी सी पिन्नी के टुकड़े के सहारे वह खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब सुरभि भी क्या करती? कहीं ना कहीं किसी न किसी सड़क पर ऐसा कोई ना कोई आदमी मिल ही जाता है। वह चुपचाप अपने घर आ गई। अब रोज सुबह शाम जब भी सुरभि अपने ऑफिस के लिए जाती, तब उसे वहीं बुजुर्ग आदमी मिलता। सुरभि आते जाते उस आदमी को वहीं पर बैठे हुए देखा करती। एक दिन जब सुरभि अपने ऑफिस से लौट रही थी, तब शाम बहुत हो चुकी थी और बादलों में बहुत घना कोहरा छाया हुआ था। बिल्कुल पास खड़ा आदमी भी कोहरा अधिक होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से सुरभि को एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी से कोई टकरा गया है। उसने इधर उधर बहुत देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा जो शायद सड़क पार करते समय उसकी गाड़ी से टकरा गया, और हल्की फुल्की टक्कर होगी तो वह जानवर इधर उधर भाग गया होगा। इसलिए उसने भी ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और अपने घर की तरफ चल दी। अगली सुबह जब सुरभि उसी रास्ते से अपने ऑफिस को जा रही थी, तब उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कल रात एक बुजुर्ग आदमी को किसी व्यक्ति की गाड़ी ने टक्कर मार दी है और वह बेचारा टक्कर लग जाने से उधर दूर झाड़ियों में जा गिरा था। अचानक से सुरभि को अपनी गाड़ी से हुए किसी के टकराने के एहसास का याद आया, तो वह घबरा गई। उसने तो सोचा था कि शायद कोई जानवर उसकी गाड़ी से टकराया था, पर यह कैसे हो गया? फिर मैंने तो इधर उधर वह ढूंढा भी था, फिर मुझे तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद झाड़ियों में गिर जाने की वजह से वह बुजुर्ग व्यक्ति सुरभि को दिखाई ही नहीं दिया। लोगों ने बताया कि खून बहुत बह जाने के कारण उसकी जान को खतरा भी है। बेचारा पूरी रात ठंड में और ऊपर से घायल वही झाड़ियों में तड़पता रहा। अब जैसे तैसे करके जब लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। सुरभि ने लोगों से अस्पताल का पता पूछा और जल्दी से अस्पताल पहुंच गई। मन ही मन सुरभि बहुत घबरा रही थी। वह बस यही सोचे जा रही थी कि भगवान न करे कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ हो जाए, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो फिर सुरभि जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। हालांकि यह बात अलग है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। कोहरा अधिक होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर वहीं दूसरी ओर यह बात भी तो है कि उस बुजुर्ग आदमी को टक्कर जाने अनजाने में सुरभि की गाड़ी से ही लगी थी, और आज वह अपनी जिंदगी की कुछ आखिरी सांस लेने को मजबूर सिर्फ सुरभि की वजह से ही हुआ है। यही सब सोचते हुए सुरभि अस्पताल पहुंची। वहां जाकर जब उसने उस व्यक्ति को देखा, तो सुरभि उस व्यक्ति का चेहरा देख थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसको सुरभि अपने ऑफिस आते जाते रोज ठंड में सिकुड़ते हुए देखा करती थी, जो सुरभि के घर के कुछ ही दूरी के मोड़ पर हमेशा उसे दिखाई पड़ता था। यह आदमी, यह मेरी गाड़ी के आगे कैसे टकरा गया? फिर सोचने लगी कि शायद कोहरे की वजह से ऐसा हुआ होगा। जब डॉक्टर से बात हुई
तो डॉक्टर ने बताया कि खून तो बहुत बह चुका था, लेकिन हमारे अस्पताल में ऐसे गरीब लोगों के लिए अलग से ब्लड बैंक की सुविधा है। तो वहाँ से उस बुजुर्ग आदमी को खून चढ़ाया जा चुका था और अब वह बूढ़ा व्यक्ति खतरे से बाहर था, लेकिन बेहोश था। जब डॉक्टर की बातें सुनी तो बस सुरभि की जान में जान आई और उसने डॉक्टर से बात करने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति की सारी दवाई का खर्च खुद ही उठाने की ठान ली। उधर वह बूढ़ा व्यक्ति जिसके बारे में सुरभि कुछ भी नहीं जानती थी, वह कौन था, उसका नाम क्या था और वह सुरभि की गाड़ी के आगे कैसे आया, यह सारे सवाल सुरभि के दिमाग में घूम ही रहे थे। अब सुरभि उस बुजुर्ग व्यक्ति के होश में आने का इंतजार कर रही थी और इधर उधर घूम रही थी कि तभी एक नर्स ने आकर उसे कहा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को होश आ गया है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही सुरभि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंची, वैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति से नर्स बोली, बाबा, यह सुरभि मैडम हैं, इन्होंने ही आपकी दवाई का सारा खर्च उठाया है। तब वह व्यक्ति सुरभि के हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कहता हुआ बोला, बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझ जैसे सड़कों पर घूमने वाले गरीब और लाचार आदमी पर इतना उपकार किया। जब उस व्यक्ति ने सुरभि के हाथ जोड़े तो सुरभि चौंक गई, क्योंकि सुरभि जिधर खड़ी हुई थी उसके दूसरी तरफ उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ रखे थे। सुरभि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सुरभि तो यहाँ खड़ी है, तो फिर वह व्यक्ति हाथ किसके जोड़ रहा है। तब नर्स ने उस व्यक्ति को बताया कि बाबा, मैडम यहाँ नहीं, उधर की तरफ खड़ी हैं। तब जाकर सुरभि को समझ आया कि वह बूढ़ा व्यक्ति बेघर होने के साथ साथ अंधा भी था और शायद इसीलिए वह कल रात सुरभि की गाड़ी से अपना बचाव नहीं कर सका। अब तो सुरभि को मन ही मन उस व्यक्ति पर और ज़्यादा दया आने लगी थी और उसने बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ अपने घर ले जाने की ठान ली। उसने अपने पति विक्रम को फ़ोन लगाया और सारा वाकया बता दिया। विक्रम भी दिल का बहुत अच्छा था। उसने तुरंत ही सुरभि से उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर लाने को कहा और सुरभि उस अस्पताल से छुट्टी कराकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर ले गई। पर डॉक्टर ने सुरभि को उस व्यक्ति का खास ख्याल रखने को कहा, क्योंकि उसके सर में वैसे भी अभी अभी चोट लगी थी। सुरभि और विक्रम उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर ले आए। विक्रम और सुरभि का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था अनंत। अनंत ने अपनी मम्मी पापा से पूछा कि माँ, यह आप किसको अपने साथ घर ले आए। तब सुरभि ने अपने बेटे अनंत से कहा, अनंत बेटा, आप ही कहते थे ना कि आपको घर में अकेला रहना पड़ता है, क्योंकि मैं और पापा तो ड्यूटी चले जाते हैं, इसलिए हम आपके साथ खेलने के लिए आपके दादाजी को ले आए हैं। अब आपको स्कूल से आने के बाद अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। इतना सुनकर अनंत खुशी से उछल पड़ा, ये मेरे दादाजी आ गए, अब मैं अकेला नहीं रहूँगा। अब विक्रम और सुरभि ने सबसे पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम पूछा। तब उन्होंने सुरभि को अपना नाम बताया और उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था रामवीर। अब विक्रम और सुरभि रामवीर जी की अच्छे से देखभाल करने लगे। जब रामवीर जी का खाना पीना समय से होने लगा तो वह दिन पर दिन ठीक होने लगे। अब तो उनकी तबीयत में भी पहले से काफ़ी सुधार हो गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, रामवीर जी पूरे तरीके से ठीक हो चुके थे। एक दिन सुरभि रामवीर जी के लिए चाय लेकर आई।
तब वह रामवीर जी कुछ उदास बैठे हुए थे। तब सुरभि ने रामवीर जी से पूछा, क्या हुआ अंकल, इतने उदास क्यों बैठे हैं? तब रामवीर जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस कुछ सोच रहा था। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी तब तक उसने ही मेरा ख्याल इतने अच्छे तरीके से रखा था। उसके जाने के बाद तो बस दिन बद से बदतर हो गए। काश मेरे बेटे की जगह तुम्हारी तरह अगर कोई बेटी होती तो शायद मेरा ध्यान ऐसे ही रखती और आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती। तब सुरभि बोली, अंकल, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरे लिए वो फरिश्ता हो जिसने ऐसे समय में मुझे सहारा दिया, जब मुझ बेसहारा का कोई सहारा नहीं था। तुम मेरी बेटी जैसी ही हो बेटा। रामवीर जी ने कहा, जब आपने मुझे बेटी कहा है तो फिर अपनी उदासी का कारण नहीं बताएंगे क्या? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूं ना। मैंने अपने माँ बाप को तो बचपन से ही नहीं देखा और शादी के कुछ समय बाद सास ससुर भी नहीं रहे। एक पिता का प्यार कैसा होता है उसके लिए जैसे मैं बचपन से तरसी हूँ। अब आपने मुझे अपनी बेटी जैसी कहा है तो फिर अपने उदास रहने की वजह भी बता दीजिए ना अंकल। आप ऐसे उदास अच्छे नहीं लगते। आखिर क्या बात है कि आप इतने उदास हो? सुरभि के बहुत जोर देने पर रामवीर जी ने सुरभि को अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया। सुरभि बेटा, जब तक तुम्हारी आंटी रही थी तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा एक बेटा था। हम दोनों ने उसे बचपन से बहुत पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बस इसी उम्मीद में कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हम दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं ना, बुढ़ापे की लाठी होता है एक बेटा अपने माँ बाप की। हमने भी ऐसा ही कुछ सोचा था। एक दिन तुम्हारी आंटी को अचानक से चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और अब उसके पास कुछ ही समय बचा है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे अस्पतालों में तुम्हारी आंटी का इलाज करवाया, लेकिन वह बच ना सकी और मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। जब तक तुम्हारी आंटी थी तब तक बहू की एक न चली। जैसे ही तुम्हारी आंटी का देहांत हुआ, बहू ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे बहू के नए नए रूप सामने आ रहे थे। 2 वक्त की रोटी, उस घर में खाना जैसे मेरे लिए गुनाह हो गया था। कभी कभी तो समय ऐसा आता कि मैं अपनी बहू से खाना मांगता रह जाता और वह रोटी कुत्तों को डाल देती, लेकिन मुझे खाना खाने के लिए नहीं देती। बेटे से अगर कुछ कहता तो बेटा बहू की ही साइड लेता। हद तो तब हो गई जब घर के खाना बनाने से लेकर कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, सारा काम बहू मुझसे ही करवाने लगी। अगर मैं कोई काम न करूं तो घर से निकालने की और खाना ना देने की धमकी देने लगती। एक दिन मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। उस दिन मैंने घर का कोई काम न किया और अपने कमरे में लेटा रहा तो बहू चिल्लाती हुई और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा मुझे सुनाने लगी। मेरी फिर भी हिम्मत ना हुई। तेज बुखार होता जा रहा था तो जैसे तैसे करके मैं उठा और बहू के पास पहुंचा। जब मैंने बहू से खाना मांगा तो वह इतनी ज़्यादा गुस्से में भर गई कि उसके हाथ में जो था उसने वह मेरे ऊपर फेंक कर मार दिया। उस समय बहू सब्जी काट रही थी और उसके हाथ में चाकू था।
मैं जैसे चाकू लगने के डर से भागा तो पीछे पड़े पानी पर मेरा पैर फिसल गया और मैं सिर के बल जा गिरा और अचानक मुझे मेरी आंख में बेहद दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने आंख में कोई खंजर घोंप दिया हो। जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तब वहाँ मेरा इलाज हुआ। मैं ठीक तो हो गया, लेकिन उस हादसे में मैंने अपनी आंखें खो दीं। इसके बाद मैं बेटे और बहू की आंखों में और खटकने लगा था। बहू और भी ज़्यादा अत्याचार करने लगी थी और मैं पूरी तरह से लाचार था बेटा। शायद मेरी बताई बात पर कोई यकीन ना करे, पर जब मैंने बेटे से भी मदद मांगी तो दोनों बहू बेटों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना कहते हुए रामवीर जी रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे थे। सुरभि एकदम से चौंक गई कि क्या कोई बहू ऐसी भी हो सकती है। खैर, जब रामवीर जी अपनी सारी बातें सुरभि को बता रहे थे तब विक्रम भी उनके कमरे में किसी बात को बताने के लिए आया था और विक्रम ने भी सारी बातें सुन ली थीं। बाहर विक्रम, रामवीर जी और सुरभि तीनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर भी विक्रम और सुरभि दोनों ने हिम्मत बांधते हुए रामवीर जी को दिलासा दिया और उन्हें जैसे तैसे चुप कराया। अनंत को बुलाया और फिर इधर उधर की बातों में रामवीर जी का ध्यान भटका दिया। अब रामवीर जी अनंत के साथ खेलने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अनंत को रामवीर जी से बहुत लगाव हो गया। उधर रामवीर जी भी अनंत के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह घुल मिल जाते और सुरभि और विक्रम को भी रामवीर जी में अपने पिता दिखाई देने लगे थे। समय अच्छा बीत रहा था। आज रविवार का दिन था और सुरभि और विक्रम के ऑफिस की छुट्टी थी और विक्रम एक नया ऑफिस बनवा रहा था। तो नाश्ता करने के बाद विक्रम अपने ऑफिस चला गया, वहाँ का काम देखने के लिए कि वहाँ कितना काम हो गया है। सुरभि लॉन में बैठी हुई थी और अनंत और रामवीर जी दोनों खेलने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद रामवीर जी कुर्सी पर बैठ गए और अनंत उस कुर्सी को आगे पीछे करने लगा। हालांकि सुरभि ने अनंत से मना किया कि बेटा, दादाजी गिर जाएंगे अगर कुर्सी गिरी तो, पर अनंत नहीं माना और अचानक से कुर्सी पीछे की तरफ गिर गई, जिससे रामवीर जी के सर में वहाँ पड़ा पत्थर लग गया और उनको फिर से सिर में चोट लग गई। उनके सिर से खून बहने लगा। खून देखकर सुरभि एकदम से घबरा गई। उसने जल्दी से विक्रम को फ़ोन किया और दोनों रामवीर जी को अस्पताल लेकर भागे। वहाँ जाकर रामवीर जी की पट्टी वगैरह की गई। थोड़ी देर के बाद रामवीर जी को होश आया, लेकिन जब रामवीर जी होश में आए और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें अपनी आंखों से सब कुछ दिखाई देने लगा था। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुए। अब वह अनंत, सुरभि और विक्रम को देख भी सकते थे। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। विक्रम और रोशनी को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि किसी हादसे में अगर हमारी आंखों की रोशनी चली जाए और दोबारा उसी जगह पर लग जाए तो कई बार इस तरीके से आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अब तो रामवीर जी को विक्रम और सुरभि घर ले गए। रामवीर जी की आंखों के वापस आ जाने से वे बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीता
और विक्रम के नए ऑफिस के बनने का काम पूरा हो गया, क्योंकि अब रामवीर जी की आंखें भी वापस आ चुकी थीं। तो विक्रम और रामवीर जी को भी अपनी साइड पर ले जाया करता था। आज विक्रम के नए ऑफिस का उद्घाटन था और इसी उपलक्ष्य में विक्रम ने आज एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें उसने अपने सभी जानने वालों को बुलाया था। पार्टी की चहल पहल के बीच विक्रम ने एक और न्यूज़ अनाउंस की और वह थी रामवीर जी के बारे में। विक्रम और सुरभि का यह मानना था कि जिस दिन से रामवीर जी के पैर उनके घर में पड़े, उस दिन से तरक्की ने उनका माथा हर वक्त चूमा। वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते गए। विक्रम ने रामवीर जी को सभी से अपने पिता के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाया था। यह सब सुनने के बाद रामवीर जी की आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन विक्रम ने उनका हाथ पकड़कर इशारे में उन्हें रोने को मना किया और नए ऑफिस का नया मालिक बनाए जाने की घोषणा विक्रम ने आज की ही पार्टी में की थी। और उसने ऑफिस का मालिक कोई और नहीं बल्कि रामवीर जी ही थे। पहले तो रामवीर जी एकदम से चौंक गए और उन्होंने सुरभि और विक्रम से मना किया कि वह यह ऑफिस नहीं ले सकते। लेकिन जब विक्रम और सुरभि ने ज़्यादा जोर दिया तो वे मान गए और नए ऑफिस की बागडोर आज से रामवीर जी के हाथों में विक्रम ने सौंप दी। आज से नए ऑफिस के असली मालिक रामवीर जी थे। विक्रम ने रामवीर जी के लिए एक बढ़िया केबिन तैयार करवाया, जिसमें रामवीर जी बैठा करते थे और उनकी अनुपस्थिति में विक्रम उनका काम जो होता था उसको देखा करता था। अब रामवीर जी अपने सगे बेटे से कई गुना ज़्यादा अच्छे बेटे के साथ रह रहे थे और अपनी बहू से कई लाख गुना अच्छी बहू या बेटी, जो चाहे वह कह लो, उनके पास थी उनका ख्याल रखने के लिए, जो कि उन्हें अपने पिता के समान समझती थी। अब रामवीर जी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अपना परिवार था, जो कि कभी भी उन्हें पराये होने का एहसास नहीं दिलाता था, बल्कि अपने अपनों से भी ज़्यादा उनका ख्याल रखता था। रामवीर जी एक दिन अपने किसी ज़रूरी काम से अपने पुराने घर की ओर गए। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार पता ही कर लिया जाए कि अब उनके कपूत के क्या हाल हैं, जिसने अपने बाप को मरने के लिए छोड़ दिया था। पर फिर भी माता पिता अपने बच्चों को कहाँ छोड़ पाते हैं, चाहे बच्चे कितने ही नालायक क्यों ना हों। बस इसीलिए रामवीर जी भी अपने बेटे का हाल चाल जानने के लिए अपने पुराने घर की ओर मुड़ गए। जाकर देखा तो वहाँ तो कोई और रह रहा था, जिससे पता चला कि उनके बेटे ने उनसे बहुत कर्जा ले लिया था, जिसके चलते कर्ज ना चुका पाने के कारण अब उन लोगों ने वह घर हथिया लिया था और उनके बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। यह जानकर रामवीर जी को थोड़ा दुख तो हुआ और फिर वह वहाँ से निकल गए। घर जाकर उन्होंने विक्रम और सुरभि को सारी बात बताई। तब सुरभि और विक्रम ने कहा, अंकल, आप क्यों उन दोनों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं? आप बताइए, क्या एक बार भी उन लोगों ने आपको घर से निकालने से पहले आपके बारे में सोचा था? क्या एक बार भी उन्होंने यह सोचा था कि उनके बूढ़े पिता कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? उस वक्त जब आपके पास कोई सहारा नहीं था, तब आपके बेटे ने आपको बेसहारा छोड़ दिया था और आप आज भी ऐसे नालायक बेटे के बारे में सोच रहे हैं? अंकल, मैं तो कहती हूँ
ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और तभी इन लोगों को अच्छा सबक मिलता है। और फिर यह बात भी तो बिल्कुल सच है ना अंकल, कि इंसान जैसा करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। देर सही पर इंसान को अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो बस आपके बेटे और बहू ने आपके साथ जो बुरा व्यवहार किया, अब शायद उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो आप परेशान क्यों होते हैं? उन्होंने जो किया वह उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। रामवीर जी की भी वह सारी यादें ताज़ा हो गईं जब उनके बेटे ने धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। बेचारे एक लकड़ी के सहारे अपना जीवन जिए जा रहे थे। अगर उन्हें सुरभि और विक्रम का सहारा न मिला होता तो क्या होता उनका, यह सोचकर फिर अपने बेटे बहू के लिए उनका हृदय घृणा से भर गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।